नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स में टॉपिक चल रहा है, आज हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव, सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि एवं पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी की जानी चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। श्रम की उत्पादकता एवं कुशलता में सुधार करना चाहिए। कृषि क्षेत्र में बहुफसली पद्धति, मल्टीपल क्रॉपिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही बागवानी व वाणिज्यिक फसलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए ये पॉइंट इन्होंने बताया है, ये चीज़ें होना चाहिए। फिर देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन, फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री आदि गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना एवं स्वरोजगार में लगे लोगों की सहायता प्रदान करना चाहिए। और कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उत्पादन की तकनीक देश में संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। पूंजी गहन तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीकी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका किया जाना चाहिए? श्रम का। मतलब यहाँ देखिए, पूंजी गहन तकनीक मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के जगह क्या किया जाना चाहिए? श्रम प्रधान तकनीकी का। अब शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केंद्र सरकार द्वारा संचालित हेतु प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। इस योजना को शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया। तो देखिए, 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण उद्योगों द्वारा तय मानकों पर आधारित होता है। स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को अल्पावधि प्रशिक्षण एवं पूर्व में अर्जित कौशल की मान्यता तथा प्रमाणन, प्रशिक्षण केंद्रों तथा प्रेस के माध्यम से प्रतिमाह एक कौशल और रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2016 से 2020 की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। यह योजना नियोक्ताओं को प्रोत्साहित एवं नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विकसित की गई है, जिसमें भारत सरकार नए रोजगार हेतु नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का 8.33% भुगतान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 15,000 प्रतिमाह से कम आय अर्जित करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत EPFO में पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ उठाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रतिष्ठान के पास श्रम सुविधा पोर्टल के अंतर्गत आवंटित पहचान संख्या होनी चाहिए। यह योजना आगामी 3 वर्षों 2017 से 2020 तक जारी रहेगी। ये पुराना डाटा है। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। यह योजना 16 अक्टूबर 2017, यही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि योजनाएं पूछी जाती रहती हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 16 अक्टूबर 2017 को। इसके अंतर्गत निम्न 5 योजनाएं शामिल है। पहला है पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना। दूसरा है स्व प्रमाणन एवं सुगम अनुपालन के लिए श्रम सुविधा पोर्टल। तीसरा है कर्मचारी भविष्य निधि हेतु सार्वभौमिक खाता संख्या। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब नेक्स्ट देखिए है संकल्प योजना। कौन सी योजना? संकल्प योजना। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 6,655 हजार करोड़ रुपए की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए क्षमता एवं ज्ञान संवर्धन योजना संकल्प को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य दक्षता विकास, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक
प्रशिक्षण हेतु गुणवत्ता एवं बाजार की आवश्यकता के अनुसार सुधार लाना। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राज्य कौशल विकास निगम, क्षेत्रीय एकता परिषद, ITI आदि संस्थानों की कार्य पद्धति में सुधार लाना भी इसका एक उद्देश्य है। देखिए प्रधानमंत्री युवा योजना में क्या है? यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता MSD की पहल है। इसके अंतर्गत मंत्रालय 5 वर्षों में 2016 से 17 2020-21 की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से 3050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता प्रशिक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। अब देखिए इसमें आगे आपका श्रमिक वर्कर ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी प्राप्त करने के लिए कुशल शारीरिक श्रम करता है, श्रमिक कहलाता है। एक परंपरागत परिभाषा के अनुसार सामान्यतः कुशल कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही श्रमिक माना जाता है, परंतु आधुनिक समय में कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति श्रमिक माने जाते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ वर्कर्स, मजदूरों के प्रकार क्या क्या हैं? तो एक है स्वनियोजित मजदूर, दूसरे हैं भाड़े के, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड दूसरा है हायर्ड वर्कर्स। ऐसे व्यक्ति जो अपने ही व्यापार अथवा व्यवसाय से लगे होते हैं, इन्हें अपने श्रम का प्रतिफल व्यवसाय में लाभ के रूप में प्राप्त होता है, ये स्वनियोजित होते हैं। और दूसरे हैं ऐसे व्यक्ति जो अन्य लोगों का काम करते हैं तथा अपने श्रम के बदले मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं। अब देखिए भाड़े में मजदूर में 2 हैं, अनियमित मजदूर और नियमित मजदूर। अब इसमें देखिए कैजुअल वर्कर एंड दूसरे हैं रेगुलर वर्कर। ये मजदूर दैनिक आधार पर कार्य करते हैं, अर्थात ये जितने दिन कार्य करते हैं उतने दिन का ही मजदूरी प्राप्त होती है। उन्हें मजदूरी के अतिरिक्त किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा या लाभ प्राप्त नहीं होते। अब देखिए जो रेगुलर वर्कर्स हैं, इनका नाम नियोक्ता की स्थायी सूची पे लिखा जाता है तथा ये सामाजिक सुरक्षा एवं लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है श्रम आपूर्ति, श्रम बल तथा कार्यबल, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तो आर्थिक सिद्धांत के अनुसार श्रमिक के निश्चित मजदूरी दर पर जितना श्रम करने की इच्छुक होते हैं, श्रम की उस मात्रा को श्रम आपूर्ति या लेबर सप्लाई कहा जाता है। श्रम आपूर्ति को कार्य के मानव दिनों के रूप में मापा जाता है। सामान्यतः 8 घंटे को 1 मानव दिन माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति में 10 घंटे प्रतिदिन काम करने की क्षमता है किंतु एक विशेष मजदूरी दर पर केवल 6 घंटे काम करने के इच्छुक हैं, तो उसकी श्रम आपूर्ति 6 घंटे ही होगी। इसका अनुमान सदैव मजदूरी दर के संबंध से लगाया जाता है। इसे लगाया जाता है मजदूरी दर के संबंध में लगाया जाता है। और श्रमिकों की संख्या जो वास्तव में कार्यरत है अथवा कार्य करने के इच्छुक हैं, श्रम बल कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रम बल कहलाती है। इसकी गणना में मजदूरी दर कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट है कार्यबल, वर्कफोर्स। कार्यबल अंतर्गत केवल वही व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जो किसी कार्य में संलग्न है, वे नहीं जो कार्य करने की इच्छुक हैं परंतु कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए कार्यबल के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति शामिल किए जाते हैं जो किसी कार्य में संलग्न है और वे नहीं जो कार्य करने की इच्छुक है परंतु कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वही किए जाते हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इच्छुक हैं पर कर नहीं रहे, उन्हें नहीं शामिल किया जाता। श्रम बल उन व्यक्तियों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं परंतु किंतु काम करने के इच्छुक हैं, यह क्या है? कार्यबल है। कार्यबल बराबर क्या होता है? श्रम बल माइनस उन व्यक्तियों की संख्या जो काम नहीं कर रहे हैं किंतु काम करने के इच्छुक हैं। अब देखो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है श्रम बल माइनस कार्यबल। इससे निकालते हैं। भारत में कार्यबल का आकार, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, भारत में कार्यबल की संख्या 40 करोड़ लोगों की है। कार्यबल में लगभग 70% पुरुष और 30% महिला श्रमिक हैं। कार्यबल का लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 30% शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है।
अब उद्योग के द्वारा कार्यबल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री, तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों में कार्यबल के विवरण को अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें के अंतर्गत वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्यन, फिशरीज, खनन, माइनिंग, उत्खनन, क्वायरिंग आदि आते हैं, इसमें आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई आदि आते हैं। तृतीय क्षेत्र में, टर्शियरी सेक्टर में व्यापार में ट्रेड, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, संग्रहण, सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा इत्यादि शामिल किया जाता है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है 46.1%, याद रखिएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हैं। द्वितीय क्षेत्र में 21.8% और तृतीय क्षेत्र में 32.1%। जिस समय टर्शियरी के बढ़ जाएंगे तो अपना देश काफ़ी डेवलप्ड हो चुका रहेगा, अपना देश काफ़ी डेवलप्ड हो चुका रहेगा। दोस्तों अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, इसको दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप सब अच्छे मन से, सच्चे मन से लगे हैं तभी आपको सफलता मिलेगी, इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि आप सब लाइन बाय लाइन जाइए, शॉर्टकट पढ़ाई न करिए। अब देखिए श्रम आपूर्ति, लेबर सप्लाई, श्रम आपूर्ति से अभिप्राय विभिन्न मजदूरी दरों पर स्वैच्छिक श्रम की आपूर्ति से है। श्रम की आपूर्ति का माप मानव दिनों के रूप में किया जाता है, इसकी गणना सदैव मजदूरी दर के संदर्भ में की जाती है। दूसरा, यदि कार्यरत व्यक्तियों की संख्या अपरिवर्तित रहे तो भी श्रम की आपूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत में तृतीय क्षेत्र, द्वितीय एंड प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में है, ये मैप के माध्यम से बता दिया है, और द्वितीय में देखिए है, और टर्शियरी में ये है। देखिए यहाँ पे है रोजगार रहित समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि तब होती है जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है, अर्थात उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। और उत्पादन के स्तर में वृद्धि दो प्रकार से होती है, पहला अधिक रोजगार द्वारा और दूसरा बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा। आर्थिक समृद्धि तभी पूर्णतः सफल मानी जाती है जब उससे रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि होती है, क्योंकि रोजगार आय में वृद्धि करता है और बढ़ी हुई आय से निर्धनता में कमी आती है। परंतु यदि आर्थिक समृद्धि केवल बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती है तो इसमें रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न नहीं होते। ऐसी समृद्धि को ही नौकरी रहित समृद्धि अथवा रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। अब इधर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें श्रम बल, लेबर फोर्स में श्रम बल से आशय वास्तव में कार्यरत या कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या की गणना में मजदूरी दर की कोई भूमिका नहीं होती है। श्रम बल की मात्रा कार्यरत अथवा कार्य के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए उनकी मात्रा घटने या बढ़ने पर श्रम बल की मात्रा भी परिवर्तित होती है। अब विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण शहरी कार्यबल का वितरण, अधिकांश शहरी क्षेत्र जनसंख्या द्वितीय तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या मुख्यतः यही प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के कारण व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा संबंधित सेवाएं, विनिर्माण तथा सहायक एलिड उत्पादन क्रियाओं की तुलना में तीव्र गति से विकसित हो रही है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसलिए शहरी लोग अपनी आय का अधिकांश भाग विविध सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर व्यय करते हैं। अब देखिए ग्रामीण कार्यबल और शहरी कार्यबल। तो ग्रामीण में देखिए ये डाटा है कि प्राथमिक क्षेत्र में इतने लोग हैं 58.5, 19.5 सेकेंडरी में, और टर्शियरी में 22.0% है। लेकिन शहरी में देखिए कि जो टर्शियरी सेक्टर है 63.3% है, और 28.9 सेकेंडरी में, और 7.8 प्राइमरी सेक्टर में है। अब देखिए यहाँ कैजुअलाइजेशन, अनियमितीकरण में क्या है, भारतीय कार्यबल में, हमारे कार्यबल में अनियमित श्रमिकों का प्रतिशत अधिक है और इससे निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है।
देखिए, भारतीय कार्यबल में अनियमित श्रमिक कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन इंडियन वर्कफोर्स, देखिए 72 से 73 में परसेंट था 23%, 90 to 2000 में 33%, 2009 से 2010 39.3%, 2013 से 2014 तक 30.9% और 15 to 16 है 33%। तो कई बार दोस्तों यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय कार्यबल में अनियमित श्रमिक का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस ईयर में था। देखिए, इसमें हम देख लेंगे कि ये जो ईयर है 2009 से 2010 इसमें सबसे ज़्यादा है। तो पढ़ते समय दोस्तों यही ध्यान देना है कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है। कार्यबल का अनियमितीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें लगातार कुल कार्यबल में अनियमित श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ता जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त बेरोजगारी के कारण अनियमितीकरण श्रम बल का एक सामान्य लक्षण बन गया है। रोजगार को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। औपचारिक क्षेत्र का रोजगार फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, अनौपचारिक क्षेत्र का रोजगार इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, औपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का संगठन क्षेत्र है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम तथा निजी उद्यम सम्मिलित किए जाते हैं। वह प्रत्येक उद्यम संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब संगठित से अंतर्गत आता है, जिसमें से 10 या उससे ऊपर श्रमिक एक संगठित रूप में कार्य करते हैं। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी निजी उद्यम शामिल किए जाते हैं जिनमें 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में संगठन का अभाव होता है। कृषि तथा स्वनियोजित जोखिम उद्यमों को भी असंगठित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को औपचारिक श्रमिक फॉर्मल वर्कर तथा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अनौपचारिक श्रमिक इनफॉर्मल वर्कर्स कहा जाता है। कार्यबल का अनौपचारीकरण इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, जब औपचारिक क्षेत्र में कार्यबल के प्रतिशत के घटने की तथा अनौपचारिक क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो इस स्थिति का कार्यबल का अनौपचारीकरण कहते हैं। वर्तमान समय में कुल कार्यबल का केवल 10% औपचारिक क्षेत्र में तथा 90% कहाँ पे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब देखिए दोस्तों, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक की तुलना, कंपेरिजन बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो औपचारिक श्रमिक फॉर्मल वर्कर्स और अनौपचारिक श्रमिक इनफॉर्मल वर्कर्स में क्या है। ये अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। देखिए, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब्जेक्टिव में सब प्रश्न बनता है। ये अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ये अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इन्हें सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ जैसे भविष्य निधि, बीमा, पेंशन आदि प्राप्त होते हैं और इन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। औपचारिक श्रमिक विभिन्न संगठनों का निर्माण करते हैं और अनौपचारिक श्रमिक संगठनों का निर्माण नहीं करते हैं। औपचारिक श्रमिक नियमित श्रमिक होते हैं, इरेगुलर होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक होते हैं। विभिन्न श्रम कानून बाजार की अनिश्चितताओं से इन्हें सुरक्षा प्रदान होता है, इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। कोई भी श्रम कानून इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता, इसलिए ये बाजार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे चैनल को आप सब अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, अगर कोई गलती रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।